नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। आरक्षण की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। उधर जनरल सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट को मौका देगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने उनके मुताबिक जहां अनारक्षित सीट होती है वहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो वहीं बीजेपी अपने पार्टी की आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जनरल सीटों पर ओबीसी को प्राथमिकता देगी और निकाय चुनाव में आरक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि 33 में से छत्तीसगढ़ में 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। आबादी के मुताबिक 4 जगह अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। ये 16 सीटें और 4 सीटें 50% आरक्षण की सीमा को पार करते हैं। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं हुआ, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा बीजेपी सरकार ने ओबीसी की आधी आबादी को चुनाव लड़ने से वंचित किया है। बीजेपी सरकार अब फंस चुकी है और अनर्गल बयान दे रही है। ओबीसी वर्ग सरकार से नाराज है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक बैज के वार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, वो लोगों में भ्रम फैलाकर भड़काने का काम कर रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी हम आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/7/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की। आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 25% एकमुश्त आरक्षण था उसे शिथिल करके यह कहा कि जनसंख्या के अनुपात में अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है। यह अनुशंसा किया। इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि मान लो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या 5% कुल 10% है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 40% भी आरक्षण मिल सकता है। यह व्यवस्था की। और आपको स्पष्ट कर दूं कि नगर निगमों में इस बार जो हमने आरक्षण किया है, आरक्षण 30% तक मिला है अन्य पिछड़ा वर्ग को। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नगर निगमों में बढ़ा है। इस तरह से पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को, आधे आबादी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार अगर कोई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। लेकिन क्या उनको पता नहीं था कि बस्तर से लेकर सरगुजा आदिवासी क्षेत्रों में अगर यह सिस्टम लागू हो जाता है तो उनको पूरी तरह से नुकसान ओबीसी वर्ग को हो रहा है। हमारी सरकार में 25% आरक्षण व्यवस्थाएं थी बस्तर से सरगुजा तक। क्या सरकार को पता नहीं था? देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के।
लेकिन क्योंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है वास्तविकता। तो आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। आखिरकार किसके आरोप में कितना दम है, इसको समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रवीण साहू जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। रुपेश दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है रुपेश जी। चर्चा की शुरुआत रुपेश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कह रही कि कांग्रेस ने झोल किया है और आप जो है ओबीसी विरोधी हैं, तो आप क्या कहेंगे? वास्तव में ओबीसी को लेकर आप सशक्त हैं या आपके विजन क्या है, आप क्लियर कीजिए सर पहले। सौरभ जी नमस्कार। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सौरभ जी, सबसे पहले भाजपा की नियत और नीति इस बात से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से ओबीसी के आरक्षण को समाप्त किए एक सुनियोजित साजिश के चलते 33 जिला पंचायत के अध्यक्षों में एक भी जिला पंचायत का अध्यक्ष ओबीसी नहीं होना, यह भाजपा की कुनीति का प्रमाण है। कांग्रेस ने जब 2018 में सत्तासीन हुई थी, उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें 28 जिलों में 7 जिलों में ओबीसी के जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। जिस प्रकार से अरुण साहू जी तमाम तरह की दुहाई दे रहे थे, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग इन्होंने गठन किया और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन में अनुशंसा बताई जा रही है कि 50% तक के आरक्षण दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार के पास वो अनुशंसा आती है, तो क्या सरकार एसटी और एससी के कितने प्रतिशत आरक्षण है उस बात को थोड़ा भी चिंतन मनन नहीं करती, अध्ययन नहीं करती? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी फसाद की जड़ भाजपा ही है। 2011 से आज तक जनगणना कराने में असक्षम भाजपा, आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने वाली भाजपा, पिछड़ा वर्ग के साथ इतना अन्याय करने के बाद जिस प्रकार से अपने आंतरिक निर्णय में जहां सामान्य लोगों अनारक्षित है, वहां भी पिछड़ा वर्ग के लोगों को इस मौका देने का 50% मौका देने की बात की जा रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के बीच में एक जाति संघर्ष होने की स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हो गई है। आदिवासी, हरिजन, एसटी, एससी के बीच ओबीसी, सामान्य माने छत्तीसगढ़ में जाति संप्रदायों के बीच में सिर्फ और सिर्फ अपने आरक्षण को लेकर के भाजपा की निरंकुशता, भाजपा की निकम्मेपन के कारण ये हालात निर्मित होंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा अपनी चूक स्वीकार कर ले और जिस प्रकार से मैं फिर से कहना चाहूंगा, अभी वर्तमान में जो चुनाव कराए जा रहे हैं, आरक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अपनाई जा रही है। अभी आयोग ने कौन सा ऐसा उनको मंत्र दे दिया, पिछड़ा वर्ग के संख्यात्मक जानकारी दे दी, जिससे ये निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने के लिए भाजपा बाध्य हुई। और तो और ये पब्लिक डोमेन में है। भाजपा ने कैबिनेट में निर्णय लेने के बाद अरुण साहू जी ने यह कहा था कि अब छत्तीसगढ़ में 50% तक की आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलेगा। ओबीसी वर्ग में काफी उत्साह का वातावरण था, लेकिन जब सच्चाई आई तो जहां भाजपा की धरातल खिसक चुकी है और भाजपा एन केन प्रकरण चाह रही है कि मामला न्यायालय चले जाए और चुनाव कराने से भाजपा बच जाए। चलिए प्रवीण जी जवाब दीजिए। देखिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब रुपेश जी कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इधर उधर अगर कुछ जो पेच फंसेगा, मुद्दा जो है वो न्यायालय में चला जाएगा, चुनाव रुक जाएगा। आरक्षण विरोधी कौन है? आप ओबीसी विरोधी हैं, क्या है? आप स्पष्ट खुद ही करिए प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शक आदरणीय रुपेश जी, त्रिपाठी जी, आपको नमस्कार और पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, सभी पर्वों की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, प्रणाम आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नारा था पहले, न जात पर न पात पर, मुहर लगेगा हाथ पर, और ये आज निश्चित रूप से लोगों को जाति में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का दो मुहा चेहरा लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। रही बात वर्तमान की, अगर बात करूं तो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर प्रदेश में आरक्षण हो रहा है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा दो तरफा बात करती है।
यही आरक्षण की पद्धति के हिसाब से इंडिया गठबंधन की जहां पर सरकार है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, इसी नियम के अनुरूप वहां पर भी आरक्षण हुआ है। और वो नियम क्या कहता है कि भाई यदि जनसंख्या में यदि एससी एसटी का आरक्षण 50% से कम है, तब ओबीसी ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। और देखिए, मैं आपको विथ प्रूफ बता रहा हूं और साथ ही अधिनियम का नाम भी बता रहा हूं। आदरणीय रुपेश जी भी अधिवक्ता है, उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं। देखिए, पंचायत राज अधिनियम 1993 में प्रावधान था कि एससी और एसटी के आरक्षण यदि 50% से कम है, तो पहले कांग्रेस कार्यकाल में आरक्षण का लाभ ओबीसी के लिए 25% था। भाजपा की सरकार आती है, हमने इस आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग के लिए 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो हमने क्या गलत किया है? और देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय आते हैं, मैं विद डेट कोट कर रहा हूं। पहला निर्णय आता है किशोर कृष्णराव गवली वर्सेस महाराष्ट्र, ये दिनांक 4 जनवरी 2021 को आदेश आता है। दूसरा, इस संदर्भ में एक और पिटीशन लगता है, सुरेश महाजन वर्सेस एमपी शासन, इसका आदेश का दिनांक है 10 मई 2022 को। यानी 21 और 22 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई सबसे पहले तो आप एससी और एसटी का आरक्षण करिए, जहां पर मान लीजिए एससी और एसटी को मिलाकर आरक्षण की सीमा 50% से कम है, वहां पर 3 काम करने बोले, ट्रिपल टेस्ट। पहला, सबसे पहला काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ओबीसी कल्याण आयोग बनाइए। दूसरा, वहां पर ओबीसी कल्याण आयोग अपने सैंपल रिपोर्ट देगी। तीसरा, उस सैंपल रिपोर्ट के आधार पर आप आरक्षण लागू करिए। और यदि किसी राज्य ने ये तीनों काम नहीं किए, अगर ओबीसी कल्याण आयोग नहीं बनाया, उसकी रिपोर्ट नहीं मंगवाई और उस रिपोर्ट के आधार पर यदि उन्होंने आरक्षण लागू नहीं किया, तो एससी और एसटी को तो आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी वर्ग का आरक्षण शून्य हो जाएगा। तो बताइए, हमने कौन से संविधान का अपमान कर लिया? भाई, आदरणीय राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, या जितने भी कांग्रेस पार्टी वाले, सारे के सारे इस प्रकार संविधान की प्रतियों को लहराते हैं, लेकिन भाई कभी संविधान को पढ़ा है? हमने संविधान को पढ़ा भी है और माना भी है, उस संविधान के अनुरूप हमने काम किया है। और देखिए, आपके सम्मानित चैनल पर मैं जितने भी, आदरणीय त्रिपाठी जी बस 30 सेकंड दीजिएगा, जितने भी हमारे कांग्रेसी मित्र है जो डिबेट को देख रहे हैं, आदरणीय दीपक बैद जी, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, यदि आपको तनिक मात्र भी संशय है तो कोर्ट में जाइए। इस विषय में माननीय भूपेश बघेल जी ने 1 महीने पहले पोस्ट किया था कि भाई ऐसा हो सकता है। जब आपको आशंका थी तो आपने कोर्ट के निश्चित रूप से वहां पर केस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपको मालूम कि आपको केवल जो निम्नतम स्तर की राजनीति करनी है। यदि साक्ष्य है, तथ्य है, तो जाइए कोर्ट के पास, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए रुपेश दुबे जी, मैं देखिए अभी प्रवीण जी कह रहे हैं कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं, हमने संविधान को पढ़ा है और उसी संविधान को लेकर हम बात करें। आप सिर्फ संविधान के प्रति दिखाते हैं, संविधान को कितना आपने पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, ये रुपेश जी आप बेहतर समझते होंगे। प्रवीण जी के बातों का आपके पास क्या जवाब है, बताइए। त्रिपाठी जी, बार बार प्रवीण भाई माननीय उच्चतम न्यायालय का हवाला दे रहे हैं निर्णय का। निश्चित रूप से न्यायालय का सम्मान करना हम सबका दायित्व बनता है, लेकिन उस स्थिति में जब सरकार के पास जातीय जनगणना की कोई डाटा ही नहीं हो और वर्ष 2011 की जनगणना को लेकर के बैठे रहे, और तो और जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय हाई कोर्ट ने भी शिक्षकों के जो भी बीएड और डीएड का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि सरकार के पास असीम शक्तियां होती हैं, इन शिक्षकों को रख लें। लेकिन वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देश का कोई पालन करने की स्थिति भाजपा की नहीं होती। जहां व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति आती है, जहां अपनी असफलता की बात आती है, जहां अपने निकम्मेपन की बात आती है, जहां ये जनगणना करा नहीं सके हैं, और बार बार देखिए प्रवीण भाई ने कहा ना कि कोर्ट जाइए, ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आरक्षण की यही पद्धति लागू की गई और अधिकांश नगरीय निकाय के चुनाव 3.5 साल से अधिक समय से नहीं हुए हैं, आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। भाजपा चाहती ही नहीं कि चुनाव कराए, इसीलिए ऐसे पेचीदगी पूर्ण निर्णय ला करके पहले वाहवाही लूट रहे हैं और अब जातीय संघर्ष के लिए छत्तीसगढ़ को ढकेलने का काम भाजपा कर रही है। इन सबसे बात आना चाहिए। प्रवीण जी जवाब दे दीजिए, आप चाहते नहीं है क्या चुनाव हो? देखिए अभी ये डिबेट में दूसरी बार आरोप आप पर लगा है, रुपेश जी ने कहा है, इसके पहले मैंने टोका नहीं हो सकता आप बोले, लेकिन आपने बोला नहीं, लेकिन रुपेश जी दोबारा कह दिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि चुनाव हो, इधर उधर फंस जाए मामला, सब कुछ
गड़बड़ हो जाए, फिर बहुत लेट लतीफ हो। देखिए, भाजपा लगातार काम करने वाली पार्टी है। हम चुनाव से डरते नहीं है। हाँ। हमारा जो कार्यकर्ता है वो 365 दिन संगठन के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। तो चुनाव तो देखिए, चुनाव से हम कभी डरने वाले नहीं है। डरने वाले तो ये है, निश्चित रूप से अगर देखिए, अगर हम कहें तो मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ये बात कर रहे थे कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते ये असमंजस में है। अरे भाई, आपने गलत रूप से भर्ती ली, इसलिए जो हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी चली गई, जो है जो चयनित शिक्षक है वो आपकी राष्ट्रीय गलती थी। शिक्षा मैंने अनुसंधान आपको आयोग डिस्टर्ब का नहीं किया रुपेश जी। जो देखिए, नियम आप था, झूठ पकड़ा जो रहा है। नियम था, यही गलत यही व्याख्या आपको मत करिए, चाहिए। गलत व्याख्या मत गलत करिए, काम गलत कर रहे हो, व्याख्या हम मत करिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप कोर्ट करें। देखिए भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हमको कठोरता पूर्वक मानना पड़ा। उनका निलंबन का आदेश हमको निकालना हमारी व्यवस्था बन गई थी। लेकिन मैं बार बार आपको चुनौती दे रहा हूं ना कि आप तो अधिवक्ता भी हैं। यदि एक भी काम खामी है तो आप स्वयं पिटीशन दायर करिए। आप पिटीशन दायर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि कानूनी रूप से ये निश्चित रूप से आरक्षण बिल्कुल सही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भूपेश बघेल जी ने लगभग 1 से 1.5 माह पहले यही जो है एक्स पर पोस्ट किया था कि वे गलत है। अरे भाई, 1.5 महीना हो गया कि आपको लीगल सेल में कोई व्यक्ति नहीं मिला। आदरणीय रुपेश जी से आपने संपर्क नहीं किया क्या कि भाई इसमें क्या क्या कमियां है? कमियां तो जाइए कोर्ट पर। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। ये आज यही वही कांग्रेस पार्टी है जो पहले भाई जात पात की बात करने पर जो है बार बार विरोध करते थे। आदरणीय नेहरू जी ने चिट्ठी लिखकर जितने भी प्रदेश के सीएम तत्कालीन सीएम को क्या कहा था कि आरक्षण से 2ym दर्जे के लोग जो है इस देश को मिलते हैं। राजीव गांधी जी तो निश्चित रूप से इसका खिलाफत की थी। भाई, आपने मंडल कमीशन के आयोग की सिफारिश पर लागू किया क्या? नहीं किया। ओबीसी कल्याण आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने। और लगातार जनता देख रही है कि केवल आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं भैया। आदरणीय रुपेश जी, आप बहुत सम्मानित नेता है, पढ़े लिखे भी, अधिवक्ता भी है, जाइए कोर्ट जाइए। देखिए, और कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और कोर्ट जाकर अगर हमने गलत किया है तो देखिए हमको परास्त कर दीजिए। देखिए, और हमारी मंशा निश्चित रूप से चलिए ठीक है रुपेश जी, देखिए ठीक है प्रवीण जी, आपकी बात आ गई। रुपेश जी देखिए, आप अधिवक्ता भी हैं, कानून को भी जानते हैं। अगर आरक्षण में कोई गड़बड़ी है तो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, तो अभी तक कोर्ट के रास्ता दरवाजे को क्यों नहीं खटखटाया आप लोगों ने? क्या जरूरत नहीं महसूस हुई ऐसा होना चाहिए? सौरभ जी, जिस प्रकार से भाजपा कैबिनेट में आरक्षण के नियमों को पास करी थी, उसके बाद वाही लूटने का काम आदरणीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने किया था। और उसके बाद अभी वर्तमान में जब जिला पंचायत के आरक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी जिला पंचायत का अध्यक्ष ओबीसी का नहीं हुआ, और साथ ही नगरीय निकाय के जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई थी उसमें भी अंतागढ़ हो, काकेर हो, फरसगांव हो, जिस प्रकार से नगरीय निकाय क्षेत्रों में पार्षदों की सीटें हुई, भाजपा अपनी नाकामी छिपाने के लिए मात्र एक प्रकार से ये प्रपंच रच रही है। यदि भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता होती तो जिस दिन आरक्षण का विधेयक कैबिनेट में पास किए उस दिन इनको बोलना था, यदि कैबिनेट में यदि और ओबीसी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो हम संगठनात्मक ढांचों में 50% आरक्षण जो आज आनंद फानंद में उन्होंने निर्णय लिया है उस पे बोल सकते थे। ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार 2011 से जनगणना करने में सक्षम है, और वही वर्तमान में आरक्षण की पोल खुल गई है। अरे कोर्ट जाइए ना, हमने गलत काम किया है तो कोर्ट जाइए। आप तो स्वयं अधिवक्ता हैं। देखिए, बार बार अपनी नाकामी वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, रुपेश जी बोल तो रहे हैं, प्रवीण जी बोल रहे अगर गलत क्या कोर्ट जाइए, कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। कोर्ट तो किसी का नहीं है ना, सबका है वो तो। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, इतना प्रपंच क्यों रचना? कोर्ट जाइए। त्रिपाठी जी, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा साजिशपूर्ण प्रमाणित होता है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, मैं फिर से बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इसी आरक्षण नियमावली, यहां तक कि राजपत्र में यही शब्दावलियों से आरक्षण नियम लागू किया था। मामला कोर्ट में है। आज 3.5 साल तक चुनाव नहीं हो पाए नगरीय निकायों के अधिकांश समय में। भाजपा ये चाहती है, भाजपा सरकार यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ अशांति का गढ़ बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है। अच्छा ठीक है रुपेश जी, में बिक ठीक रही है, आपने 3.5 साल की बात की, तो मैं
एडवोकेट होने के नाते आपसे मैं समझना चाहता हूँ, कोर्ट में कोई बातें जब कोई बात जाती है या कोई मामला जाता है, इतना टाइम क्यों लग जाता है? आप लोग तो चाहे जल्दी करा सकते हैं और बोलते हैं ना फास्ट ट्रैक वाला भी मामला होता है, बहुत जल्दी आप सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्यों सर? त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, आरक्षण का नियम लागू करी, और जिस ननकीराम कमेटी के निर्णय के चलते, अनुशंसा के चलते आरक्षण नियम लागू किया गया था, वो जब मामला न्यायालय में गया तो भाजपा की सरकार 4 साल तक उस अनुशंसा को, ननकीराम कमेटी के अनुशंसा को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करी। ये छत्तीसगढ़ सरकार की, भाजपा सरकार की नाकामी थी, जिसके चलते लगातार लेट रहे। कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर होती है या तमाम तरह की परिस्थितियां ऐसी बनती है। माननीय न्यायालय का प्रथम दायित्व बन रहा है, लगातार वो कह रहे हैं कि न्यायालय में लंबित मामले ना रहे, जल्दी सुनवाई हो, लेकिन पक्षकारों के अपने पक्ष को रखने में या तो चूक होती है, देर होती है, या सरकार उसमें विलंब करती है, जिसके चलते मामला लंबित रहता है। न्यायालय चाहती है कि पक्षकारों को त्वरित निराकरण हो। चले ठीक है, प्रवीण जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए माननीय रुपेश जी अधिवक्ता है, मैं केवल छोटा सा प्रश्न इनसे पूछ रहा हूं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 4 जिसमें ओबीसी का आरक्षण था, पहले ये सीमा 25% थी कि नहीं थी? हमारी सरकार ने 50% किया है कि नहीं किया, बताइए। आप तो अधिवक्ता है, झूठ मत बोलिएगा। ये 25% की सीमा को बढ़ाकर हमने 50% किया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, आपके चैनल पर चुनौती स्वीकार करता हूं। भाई निश्चित रूप से हमारी सरकार ने सीमा को डबल कर दिया है, और भाई हमने यदि कोई काम ऐसा डबल करने का मतलब क्या, जिसमें एक भी सीट नहीं मिल रही हो? कर लिया कि डबल हुआ है, आपने स्वीकार कर लिया कि डबल हुआ है। एक भी सीट ओबीसी को नहीं मिला है। आरक्षण था, उसको हमने कांग्रेस ने अनुसूचित क्षेत्रों में भी 25%। हम तो कह ही रहे थे, आज कांग्रेस जिन क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र है वहां भी कांग्रेस ने 25% आरक्षण दिया था। पार्टी है तो हम है वही आरक्षण। भाजपा की नाकामेपन, निकम्मेपन के कारण आरक्षण का लाभ आज छत्तीसगढ़ के। चलिए ठीक है, अब ये तो वक्त थोड़ा बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, रुपेश जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आरक्षण को लेकर पेच फंस रहा है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। अब इन सबके बीच जनता क्या समझती है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता बखूबी समझती है कौन राजनीतिक रोटी सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।